ज़ैनब आप बताइएगा, क्या क्योंकि हम गुज़श्ता आपके साथ एक प्रोग्राम पहले भी हुआ था और उसमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात हुई थी और सुपर एल नीनो के हवाले से ख़ास तौर पर डिस्कशन हुई थी, तो क्या इसकी वजह सुपर एल नीनो भी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मौसमियाती तब्दीली का ज़ल्ज़लों से फ़िलहाल कोई डायरेक्ट ताल्लुक साइंस ने एस्टैब्लिश नहीं किया हुआ। और जहाँ तक बात है, देखिए ये जैसे बताया जा रहा है कि टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ज़मीन के नीचे मौजूद होती है, उसपे हम्म। ऊपर ज़मीन के लोड होता है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे ग्लेशियर आहिस्ता-आहिस्ता पिघलते हैं पहाड़ों के ऊपर से, या कहीं पे डैम मौजूद है या वो सूखना शुरू हो जाए, तो ज़मीन से अगर लोड आहिस्ता-आहिस्ता हटना शुरू हो जाए, तो वहाँ ज़लज़ले ट्रिगर हो सकते हैं। लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वो सालों में जाके होता है। इतना बड़ा ज़लज़ला, ये बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए, डोमिनो इफ़ेक्ट होता है। ज़मीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो रेडिएशन निकलती है, वो रिपल्स की तरह फैलती हैं। तो जब वो उसको हम बॉडी वेव्स भी कहते हैं, तो ज़मीन के नीचे जब वो फैलना शुरू होती हैं, तो उन इलाकों तक भी वो फैल जाती हैं दूसरी टेक्टोनिक प्लेट्स में जो एक्टिव होती हैं, और वहाँ तक भी वो कुछ घंटों में पहुँचती हैं। तो वो जहाँ पे एक्टिव ज़ोन होती है, वहाँ पे भी स्ट्रेस रिलीव हो सकता है और वो ज़लज़ला आ सकता है। तो ये अर्थक्वेक स्वॉर्म है एक तरह का, जो क्रिएट हुआ है। कहीं भी बड़ा ज़लज़ला आता है, आपको याद होगा 2004 का सुनामी जब ज़लज़ला आया था इंडियन ओशन हम्म। में, तो उसके बाद भी पूरी दुनिया में एकदम से ये स्वॉर्म ऑफ अर्थक्वेक रिपोर्ट होना शुरू हुआ था कि इतने सारे ज़लज़ले आ गए। तो ये एक नेचुरल जियोलॉजिक प्रोसेस होता है। हाँ, जो आप उससे पहले बात कर रही हैं, ज़मीन में जो रेडिएशन है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं रेडॉन गैस को एज़ एन अर्थक्वेक प्रिकर्सर, यानी उसकी स्टडी की जाती है फॉल्ट ज़ोन्स को स्टडी करने के लिए कि कहाँ पे ज़्यादा रेडिएशन है, वहाँ ज़लज़ला आ सकता है, नहीं आ सकता। हम्म। इसी तरह हम कुछ और प्रिकर्सर्स देखते हैं, पत्थरों के फैलाव को देखते हैं, या ग्राउंड वाटर टेबल का ऊपर-नीचे होना, उसको देखते हैं इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन ये एकदम से इतने बड़े लेवल का ज़लज़ला कोई भी इंसानी एक्टिविटी इसको क्रिएट नहीं कर सकती। ये स्ट्रेस होता है ज़मीन का, जो ज़मीन उगलती है या निकलती है, इसको हम साइंटिफिकली कहते हैं ज़मीन रिलैक्स होती है। जब अच्छा। ज़लज़ला आता है, वो रेडिएशन बाहर निकालती है। तो सरफेस के ऊपर रेडिएशन आपको महसूस होती है, उससे तबाही आती है। जो सरफेस के नीचे वाली रेडिएशन है, वो फैलते-फैलते दूर-दराज इलाकों तक जा सकती है। और जापान और वेनेज़ुएला, जापान के साथ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी है। और ये हम्म। टेक्टोनिक प्लेट्स इस तरह से इनडायरेक्टली मूव कर रही होती है, तो रिपल इफेक्ट की वजह से या डोमिनो इफेक्ट की वजह से वहाँ ज़लज़ले आ सकते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज या एल नीनो का इससे कोई लेना-देना नहीं है। वो बहुत सालों का लंबा प्रोसेस है, ये एकदम से ट्रिगर नहीं होता। ज़ैनब, पाकिस्तान में आजकल अगर हम मौसमी जी। सूरत-ए-हाल देखें तो वक़्त से पहले इसको हम मानसून कहें या प्री मानसून स्टार्ट हो चुका है और उसकी वजह से हब्स भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आपके ख़्याल में इस मौसमी तब्दीली की वजह क्या है? और हम इसको मुस्तकिल नौइयत का मसला कहें या कभी-कभी सालों में ऐसा भी हो जाता है, इस तरह हम इसको देखें? जी, अगर आप पिछले साल से देखिए, कंपैरिज़न अगर करें, तो हम पिछले साल ज़ैनब जी, जी। मानसून की शुरुआत हो चुकी थी जून के मेरे ख़्याल से दूसरे हफ़्ते के एंड से। और हुँ। इस दफ़ा मानसून जो है वो बहुत डिले होकर आ रही है। हाँ जी, अभी नॉर्थ में प्री मानसून को कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि एल नीनो शुरू हो चुका है, एल नीनो यानी उसकी वज़ह से जो है मानसून कहा जा रहा है कि बिलो नॉर्मल बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। जो बे हुँ। ऑफ बंगाल वाली साइड से मानसून शुरू होनी थी, वो उसको उस तरह की, वो जिसे कहते हैं ना, अपलिफ्ट मिलने के लिए कुछ हवाओं की ज़रूरत होती है ताकि उसमें ताकत आए और वो इंडिया पाकिस्तान तक आए। हुँ, वो हुँ। हवाएँ अभी एल नीनो की वजह से दबी हुई हैं, जिसकी वजह से वो मानसून उस तरह से टाइम पे नहीं एंटर हो पा रही है। लेकिन अब ये अच्छा। कहा जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 30 जून के बाद से 2 जुलाई और जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून एक्सपेक्टेड है। खास तौर पे पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में बारिशें जो है वो अबव नॉर्मल हो सकती हैं। लेकिन जो पंजाब और पोठोहार का खित्ता है, यहाँ नॉर्मल बारिशें, बाकी सिंध और बलूचिस्तान में बिलो नॉर्मल बारिशें एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एल नीनो जो है वो जुलाई के बाद पीक कर जाएगा और आपको उस तरह से हुँ। मानसून के स्पेल देखने को नहीं मिलेंगे। अब जहाँ तक मौसमियाती तब्दीली की बात है, तो देखिए सबसे बड़ा कंपैरिज़न तो आप पिछले साल से कर सकते हैं कि अब आप डिटरमिन ही नहीं कर सकते कि क्या वो जो नॉर्मल साइकिल था मानसून का, वो आ सकता है, एल नीनो शुरू हो सकता है, या कोई और फेज़ लानीना जो 2022 में हमने देखा था, जो तेज़ बारिशें हुई थी, वो लानीना की वजह से हुई थी। अच्छा। वो भी पैसिफिक ओशन की तरफ से सिस्टम शुरू होता है। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर एल नीनो जुलाई के बाद पीक करता है मिड जुलाई से, तो वो हो सकता है दिसंबर तक रहे। लेकिन
ये अच्छा। लॉन्ग रेंज मॉडल होते हैं, ये बीच में चेंज भी हो जाते हैं और अगले साल कहा जा रहा है कि साल के शुरुआत में ही तेज बारिशें और सैलाबी सूरत-ए-हाल आप देख सकते हैं। लेकिन ये मॉडल चेंज होते रहते हैं, तो ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये मॉडल इन्फ्लुएंस होते हैं और बिल्कुल इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम ये देखें कि अब अगेन आपके ग्लोफ वहाँ शुरू हो चुका है, बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो जिसकी वजह ज़ैनब से वहाँ नालों में तुगयानी है। तो तो ज़ैनब जी, इसलिए यूरोप ज़रा-सी में बारिश हीट कल वेव सुना आई दूँ। है, फिर जी। इसकी वजह क्या है? क्योंकि यूरोपीय मुल्कों में तो आम तौर पर तासुर यही पाया जाता है कि वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा होता है। तो इतनी शिद्दत की हीट वेव वहाँ पर आई है कि लोग मरना शुरू हो गए हैं। इसकी वजह क्या है? क्या यूरोप भी एक नए दौर में मौसमी तब्दीली के लिहाज से नए दौर में दाखिल हो रहा है? देखिए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका क्योंकि हम हर चीज़ को क्लाइमेट चेंज से लिंक भी नहीं कर सकते। यूरोप में बिल्कुल पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज की लपेट में है और वहाँ एवरेज जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, बाकी दुनिया में भी जैसे बढ़ रहा है वो होना हम्म। है। लेकिन अभी सिचुएशन हुई हुई है वो उसको हम ओमेगा ब्लॉक कहते हैं। ओमेगा ब्लॉक का मतलब ये है कि 2 लो प्रेशर सिस्टम के बीच में एक हाई प्रेशर सिस्टम मौसम का ट्रैप हो जाता है जिसमें ऊपर से नीचे तक गर्म हवा जो है वो उस खित्ते में ट्रैप रहती है, यानी उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। और उसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो बढ़ता रहता है और उससे इंसान जो है लोगों के लिए क्योंकि वो उसमें इतनी ड्राइनेस भी कभी-कभी होती है कि लोगों को पसीना नहीं आता, इस वजह से लोगों की अमात ज़्यादा वाक़ई होती है और यूरोप में अच्छा। क्योंकि सर्दियों के हिसाब से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो वो हीट ट्रैप करती हैं अपने अंदर के रात के टाइम भी वहाँ शदीद गरम हवा होती है। तो ये ओमेगा ब्लॉक ये आज नहीं हुआ, ये कुछ साल पहले भी हुआ था 2002, 3, 4 में भी, जी उससे जी पहले बिल्कुल। 90s में भी हुआ था, तो इसको साइंटिस्ट जो है वो डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज से लिंक नहीं करते। जैसे एल नीनो भी जो है वो डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज से लिंक नहीं होता, ये मौसमियाती पैटर्न ज़रूर है। लेकिन अब आके जो है इसका एकदम से तेज़ी-तेज़ी आना, इसको हम मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज से लिंक कर देते हैं। जो यूरोप में सिचुएशन है बिल्कुल ओमेगा ब्लॉक एक नेचुरल प्रोसेस है जो वहाँ आया हुआ है, लेकिन अब गर्मी अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो ये इसके ज़्यादा ट्रेंड हो जाएगा कि ये ज़्यादा आएगा। तो हम्म। इनडायरेक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश्ड है। तो यूरोप में क्योंकि वहाँ अभी आप देखें फ्रांस में आज इतना तेज़ तूफ़ान आया कि वहाँ लोग कहते हैं हमने इस किस्म का तूफ़ान पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि हम्म। इतनी गर्मी जब पड़ती है तो जब बारिश होती है तो वो भी शिद्दत वाली होती है। तो ये हम्म। कुछ दिनों तक ये मामला रहेगा फिर वो हीट डोम भी कहा जा रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर यहाँ मौसम थोड़ा बेहतर हो जाएगा। लेकिन अभी आप समझे वहाँ वो मौसम है जो दुबई और इधर मिडल ईस्टर्न जी रीजन में होता है बिल्कुल जो उन्होंने बिल्कुल। बहुत सालों में कभी नहीं देखा पहले। ज़ैनब, आपसे आखिर में मैं जानना चाहूँगी कि अब जो पाकिस्तान में मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं, आने वाले कुछ सालों में हम इन तब्दीलियों को किस हद तक बदलता देख रहे हैं? क्योंकि अभी जैसे आप बात कर रही थी कि मॉनसून ये पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन एल नीनो की वजह से कहीं न कहीं वो हवाएं रुकीं। अब आने वाले सालों में या अभी जो मौजूदा साल है, इसमें हब्स की शिद्दत कितनी बढ़ेगी? इसमें तब्दीली क्या-क्या आएगी? बिल्कुल, ये अगर जुलाई में मानसून सीज़न में एल नीनो का होना ये खतरनाक इसलिए होता है कि उसमें हब्स वाला मौसम होता है और इतनी जो आपका टेम्परेचर है वो मज़ीद आपको महसूस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ज़ाहिर-सी बात है ये डेंजरस होता है इंसानी जान और बाकी हुँ। जानदारों के लिए भी, पौधों के लिए, आपकी फसलों के लिए। अब देखा जाए तो हमारी जो ज़राअत है, जो जिसको हम अपनी बैकबोन ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, वो इस वक़्त सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है इन बिल्कुल। हुँ। मौसमियाती तब्दीलियों के चेंजिंग पैटर्न्स की वज़ह से। तो ज़राअत को सिक्योर करने के लिए हमारी कोई भी इस वक़्त होलिस्टिक पॉलिसी मौजूद नहीं है। हुँ। किसान को आप किस तरह से अपग्रेड करते हैं, किसान की कमर टूट रही है पिछले मुसलसल सैलाबों की वज़ह से और अब शदीद गर्मी की वज़ह से फसलों को कीड़ा लग रहा है, फसल पूरी हुँ। तैयार नहीं हो रही। ज़ाहिर है फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो पूरे मुल्क में फैल रही है। तो इसीलिए उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़राअत को जो है उस पे फ़ोकस करें। आपकी डेवलपमेंट और फिस्कल प्रायोरिटी क्लाइमेट चेंज नहीं है। बजट में ही देख लीजिए कि क्या हुआ। हमने बजट मज़ीद कम कर दिया। बिल्कुल। 70% बजट जो है हम स्लैश कर गए। तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने अपने शहरों की ड्रेनेज को कैसे अपग्रेड करना है, शहरों में कूलिंग सेंटर कैसे बनाने हैं कि अवाम जो आपके वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, इतने पीक सीज़न में लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे लोड शेडिंग का मामला है। तो ये पूरी एक होलिस्टिक प्लानिंग होती है, जिस पे आपकी लाइन डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटीज़ हैं कि बिल्कुल। वो हुँ। इस चीज़ को इंश्योर कर सकें। तो ये पूरी होलिस्टिक प्लानिंग लॉन्ग टर्म में करने की ज़रूरत है, जो इस वक़्त हमने नहीं की हुई।